हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय कुमार तिवारी। आज क्लास 12th को फिजिक्स में लेसन 10 जो हम लोगों का है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स में एक नए टॉपिक को पढ़ाएंगे। और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने व्यतिकरण की घटना को देखा था कि क्या होता है व्यतिकरण और व्यतिकरण में बनने वाला फ्रिंज क्या होता है और फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक या उसके फॉर्मूले का निगमन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विवर्तन क्या होता है, कि विवर्तन किसे कहते हैं, इसका प्रतिरूप कैसा होता है और इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि विवर्तन क्या होता है। विवर्तन की बात करें, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का जिसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यह है क्या, अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर, अवरोध कोई भी रुकावट अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं, या प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। लेकिन एक आवश्यक शर्त यह है कि विवर्तन के लिए कि अवरोध अथवा छिद्र का आकार, उस छिद्र का आकार जहां से विवर्तन होगा उसका आकार आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये आवश्यक शर्त है प्रकाश के विवर्तन के लिए। तो देखते हैं, जैसा कि ये एक छिद्र है, इस पर हम कोई प्रकाश डाल रहे हैं, ये प्रकाश, तो इसके अवलंबन जो रेखा खींची गई है तरंगाग्र है, और ये कौन सा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र। जब ये प्रकाश इस छिद्र से गुजरता है तो अधिकांश प्रकाश सीधा निकल जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाता है। ये प्रकाश जो आंशिक रूप से मुड़ गया, ये घटना क्या कहलाती है, विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहलाती है। और यहां से चलने वाला प्रकाश एक बिंदु स्रोत का कार्य करता है, और हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश एक बिंदु स्रोत की तरह है तो उससे निकलने वाली तरंगें या प्रकाश सभी दिशाओं में निकलती है, अतः तरंगाग्र की आकृति कैसी हो जाती है, गोलीय। ये रहा हमारा गोलीय तरंगाग्र, और इस पर जो डाला जा रहा है वो है एक समतल तरंगाग्र से आने वाला प्रकाश। तो यहाँ पर हमने देखा कि विवर्तन क्या होता है, अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को ही हम विवर्तन कहते हैं। लेकिन विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि अवरोध अथवा छिद्र का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये रहा हमारा विवर्तन। अब हम लोग देखेंगे एकल स्रोत से प्रकाश के विवर्तन को। अब आइए देखते हैं अब एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन, मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। अगर एक एकल स्रोत है, एकल झिल्ली हो, उसके द्वारा होने वाला विवर्तन का प्रतिरूप कैसा होगा, इसको हम देखते हैं। एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए हम एक स्लाइड लेते हैं, बायोलॉजी की एक स्लाइड लेते हैं, जिसके तरफ एक तरफ हम काला पेंट कर देते हैं। जैसा ये बायोलॉजी की एक स्लाइड है, इस पर हम एक तरफ हमने क्या किया, पूरा काला पेंट कर दिया। ये कुछ इस तरह का हुआ। अब इसके बीचों बीच हम एक ब्लेड द्वारा बारीक खुरच लेते हैं। ये एक बीचों बीच हमने एक ब्लेड द्वारा इस करंट को हटा दिया। अब ये जो हमारा स्लाइड, जिसके एक तरफ हमने काला पेंट लगा दिया था, उसको हम किसी लैंप का फिलामेंट, जो लैंप जल रहा है या सोडियम लैंप हो सकता है, उसके फिलामेंट को जब वो जल रहा हो तब देखते हैं। लेकिन ये जो हमारा स्लाइड है, ये लैंप के फिलामेंट के लंबवत होना चाहिए। जब हम इस स्लाइड को उठाकर, जिसको हमने एक तरफ पेंट लगाया था और उसके बीचों बीच हमने हल्का सा ब्लेड से पेंट को हटा दिया था, उसको उठाकर हम जलते हुए लैंप के फिलामेंट को देखते हैं, तो हमें एक बीचों बीच एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। इसके बीचों बीच एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसकी
सबसे अधिक होती है और इसके अगल बगल 3-4 और चौड़ी पट्टियां दिखाई देती है, लेकिन इनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। ये चौड़ी पट्टियां या ये पट्टियां, ये इन्हीं को हम विवर्तन प्रतिरूप या डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो ये था हमारा एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। अब हम लोग इसकी ज्यामितीय व्यवस्था को पढ़ेंगे कि क्या इसकी ज्यामितीय व्यवस्था होती है। आइए अब देखते हैं एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की ज्यामितीय व्यवस्था कि क्या उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होंगी और क्या क्या चीजें नेसेसरी है। तो देखते हैं, इसमें एक पतली झिर्री ए बी जिसकी चौड़ाई ई है, ये एक पतली झिर्री ए बी। उस बायोलॉजी के स्लाइड को देखिए जिसमें हमने बीचों बीच खुरच लिया था, उसके बीचों बीच का ये भाग है ए बी जिसकी चौड़ाई क्या है, ई है। कागज के तल के लंबवत रखी गई है, जो भी कागज के तल के आपने लंबवत रखा है इस बायोलॉजी की स्लाइड को, या उसमें जो पतली झिर्री है जिसकी चौड़ाई ई है, झिर्री पर एक वर्णी स्रोत एस से चलने वाला, ये एक वर्णी स्रोत एस प्रकाश का स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी स्रोत है। एक वर्णी स्रोत मतलब इस जो भी स्रोत इससे प्रकाश आएगा वो एक सिंगल वेवलेंथ का होगा। तो एस से चलने वाला प्रकाश तथा उत्तल लेंस द्वारा समानांतरित, इससे जो प्रकाश चलेगा उसके आगे एक उत्तल लेंस रखा हुआ है और ये इस प्रकाश की किरणों को अपने मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा, जो यहाँ पर समानांतर प्रकाश पुंज अभिलंबवत आपतित किया गया, इस झिर्री पर अभिलंबवत आपतित किया गया है। विवर्तित प्रकाश, तो इससे अब प्रकाश के विवर्तन की घटना होगी क्योंकि ये उस छिद्र का आकार है और उससे जो भी प्रकाश जाएगा वो आंशिक रूप से मुड़ेगा। विवर्तित प्रकाश एक दूसरे उत्तल लेंस द्वारा पर्दे XY पर फोकस किया गया है। तो ये विवर्तित प्रकाश, ये जो प्रकाश है इनका विवर्तन हो रहा है वो एक दूसरे उत्तल लेंस, ये दूसरा उत्तल लेंस है, उसके द्वारा इस पर्दे, जो कौन सा पर्दा है, XY पर फोकस किया गया है। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या में कि किन किन बिंदुओं पर हमें मुख्य उच्चिष्ट या सबसे ज्यादा तीव्रता का प्रकाश मिलेगा और निम्नस्ट कहां पर प्राप्त होगा या जहां पर उनकी तीव्रता कम होगी। ये अब देखते हैं कि इसकी व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब इसकी व्याख्या क्या होगी। तो ये ए बी एक झिर्री है जिसके सामने ऐसे एक प्रकाश का स्रोत रखा गया है और इससे चलने वाला प्रकाश उत्तल लेंस द्वारा इस पर आपतित किया जाता है, लंबवत आपतित किया जाता है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार ए बी के प्रत्येक बिंदु से द्वितीय तरंगें निकलती हैं। जो तरंगें बिना विचलित हुई सीधी निकलती हैं, इन तरंगों को देखिए, जो तरंगें बिना विचलित हुई सीधी निकलती हैं वे परस्पर समान कला में होती हैं और उत्तल लेंस द्वारा उसके फोकस पर अपसरी या उसके फोकस पर केंद्रित होती हैं। जो किरणें बिना विचलित हुई सीधी निकलती हैं वे उस उत्तल लेंस द्वारा उसके फोकस पर केंद्रित होती हैं और इन पर चूंकि अधिकांश किरणें सीधी निकल जाती हैं, इसके कारण बिंदु O पर अधिक तीव्रता का प्रकाश फोकस होता है और यहाँ पर हमें जो दीप्त प्रकाश का पुंज मिलता है उसको हम कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इसके साथ ही जो किरणें, चूंकि विवर्तन हो रहा है और विवर्तन में प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ता भी है, तो जो किरणें थीटा कोण बनाती हुई विचलित होती हैं वे इस उत्तल लेंस द्वारा दूर स्थित किसी बिंदु पर P पर संकेंद्रित होती हैं। ए बी से तो ये किरणें समान कला में चलती हैं लेकिन बिंदु P तक अलग अलग कलाओं में पहुंचती हैं, जिसके कारण यहाँ पर इसकी तीव्रता बहुत कम होती है और हमें प्रथम निम्नस्ट की स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं कि अगर ये विभिन्न कलाओं में पहुंच रही है तो उनके पथों में कुछ अंतर है और वो क्या है, बीके। तो पथांतर बीके इक्वल्स टू लैम्डा। अब देखते हैं संपूर्ण त्रिभुज ए के बी, ये ए के बी में साइन थीटा इक्वल्स टू बीके अपॉन ए बी, ये साइन थीटा इक्वल्स टू बीके अपॉन ए बी है।
बी के अपॉन ए बी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू बी के। अब वैल्यू रखते हैं ए बी देख रहे हैं फ्रिंज की चौड़ाई, और फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है ई, तो हमने लिखा ए बी की जगह क्या लिख लिया ई साइन थीटा इक्वल्स टू, और बी की जगह क्या लिख सकते हैं लैम्डा, जहां लैम्डा आपतित प्रकाश की क्या तरंगदैर्घ्य है। अब ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ये रहा निम्नलिखितों के लिए फॉर्मूला। लेकिन m बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो हमें मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ये m बराबर 0 रखने पर जो बिंदु O पर मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, जिसकी तीव्रता अधिक है, वो हमें प्राप्त होगा। और अगर हम m बराबर 1 2 3 रखें तो हमें प्रथम निम्नलिखित, द्वितीय निम्नलिखित और तृतीय निम्नलिखित की स्थितियां प्राप्त होती हैं। प्लस माइनस ये स्पष्ट करता है कि जो निम्नलिखित है वो मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर या उस मुख्य उच्चिष्ट के संगत दोनों ओर हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा, जहां प्लस माइनस ये बता रहा है जो निम्नलिखित बनेंगे ये मुख्य उच्चिष्ट के संगत दोनों ओर बनेंगे। या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा बाई ई। अगर m का मान अलग अलग रखें, जैसे m बराबर 0 रखेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और ये हमें मिलेगा मुख्य उच्चिष्ट के संगत। m बराबर 1 लिखेंगे तो प्लस माइनस लैम्डा बाई ई, m बराबर 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा बाई, प्लस m बराबर 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई। यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता या जो विवर्तन प्रतिरूप बन रहा है उसकी तीव्रता और कोणीय फलन थीटा के बीच एक वक्र खींचे तो वो हमें इस तरह कुछ प्राप्त होगा। ये 0 पे संगत बनने वाला विवर्तन प्रतिरूप जिसकी तीव्रता इंटेंसिटी और थीटा के बीच में हमने खींचा, जिसकी तीव्रता बहुत अधिक है, वो हमें मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होगा। इसके संगत कुछ कम तीव्रता के भी विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होते हैं जिनको हम गौण उच्चिष्ट कहते हैं। और ये 0 ये लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई प्लस 2 लैम्डा बाई माइनस 2 लैम्डा बाई, ये निम्नलिखितों की स्थितियां, जैसे ये प्रथम निम्नलिखित हुआ, ये द्वितीय निम्नलिखित हुआ, इस साइड भी ये प्रथम निम्नलिखित और ये द्वितीय निम्नलिखित, क्योंकि जो निम्नलिखित है ये मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त होते हैं। तो ये रहा हमारा विवर्तन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। आइए अब हम देखते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा? तो बात करें केंद्रीय अथवा मुख्य, जो मुख्य उच्चिष्ट है उसी को आप केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नलिखितों के बीच की कोणीय दूरी को कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर तथा प्रथम निम्नलिखित के बीच की कोणीय दूरी को कहते हैं। तो देखते हैं उसके इंटेंसिटी वाले वक्र से कि क्या होता है। ये हमारा इनकी तीव्रता इंटेंसिटी और कोणीय फलन थीटा के बीच हमने एक वक्र खींचा था जो मुख्य उच्चिष्ट मिलता है, ये हमारा मुख्य उच्चिष्ट होता तथा इसके दोनों ओर हम तीव्रता के गौण उच्चिष्ट भी मिलते हैं। ये हमारा मुख्य उच्चिष्ट था, मुख्य उच्चिष्ट, और ये हमारा था प्रथम निम्नलिखित। दोनों साइड, इस साइड भी ये है प्रथम निम्नलिखित, इसके निर्देशांक देखें, कोणीय फैलाव को देखें तो ये 0, ये प्लस लैम्डा बाई, ये माइनस लैम्डा बाई, इधर करेंगे द्वितीय निम्नलिखित, ये भी द्वितीय निम्नलिखित है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ये दोनों ओर प्रथम निम्नलिखितों के बीच की कोणीय दूरी को कहते हैं। तो प्रथम निम्नलिखित इधर और प्रथम निम्नलिखित इधर, तो इनके बीच की जो ये कोणीय दूरी होगी इसी को हम क्या कहेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर कोणीय फैलाव थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई है। इधर की हम कोणीय फैलाव की बात करें तो ये भी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई है और इस तरफ भी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ई है। तो दोनों ओर कोणीय फैलाव क्या है? थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ई। अतः उच्चिष्ट के दोनों ओर की कुल कोणीय चौड़ाई,
तो ये दोनों की जो कोणीय चौड़ाई है या थीटा का जो फैलाव है इसको हम जोड़ लेंगे तो प्लस लैम्डा बाई ई प्लस लैम्डा बाई ई और 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ई, क्योंकि इस ओर का कोणीय फैलाव भी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ई है और इस ओर का कोणीय फैलाव भी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ई है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ई। ये फॉर्मूला जो मिला ये क्या फॉर्मूला है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए। तो ये रहा हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई।